Hello everybody, this is Monica Sachdeva and you are watching my channel Target Judiciary। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं मुस्लिम लॉ, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है आपके हरियाणा PCSJ के लिए। और YouTube पर इसका बहुत ही कम कंटेंट अवेलेबल था, सो आई थॉट आई शुड मेक वीडियो ओवर द सेम। So without wasting a single second, let's begin with the topic which is निकाह। एक ऐसा टॉपिक है आपका मुस्लिम लॉ का जिससे काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपके प्री एग्ज़ाम में, तो बहुत ध्यान से इसको समझिएगा। मेंस के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक। सो लेट्स बिगिन। सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि निकाह का मतलब क्या होता है। देखिए, बेलीज डाइजेस्ट के अकॉर्डिंग आपका जो मैरिज है, मतलब जो निकाह है, उसके दो मेजर पर्पस है। पहला पर्पस है टू लीगलाइज सेक्सुअल इंटरकोर्स एंड सेकंड पर्पस है आपका टू प्रोक्रिएट चिल्ड्रन, राइट। पर जनरल सेंस में अगर हम समझें तो मैरिज का मतलब होता है कार्नल कंजंक्शन, और ये इम्प्लाई करता है मुस्लिम लॉ में ये इम्प्लाई करता है एक पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट को, और वो कॉन्ट्रैक्ट किस लिए किया जा रहा है, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया, वो कॉन्ट्रैक्ट किया जा रहा है सेक्सुअल इंटरकोर्स को लीगलाइज करने के लिए, या फिर हम ये भी कह सकते हैं नेक्स्ट जनरेशन को लीगलाइज करने के लिए, राइट। अब क्वेश्चन ये आता है कि निकाह मुस्लिम लॉ के अंदर एक रिलीजियस सेरेमनी है या फिर ये एक कॉन्ट्रैक्ट का नेचर होल्ड करता है। तो इसको समझने के लिए हमें समझना होगा इन सब चीज़ों को, मतलब कुछ केस लॉज हैं हमारे पास और कुछ डेफिनेशंस हैं इंपॉर्टेंट ज्यूरिस्ट की। एज यू ऑल नो, द मुस्लिम लॉ इज़ नॉट अ कॉडिफाइड लॉ, तो हमें इसमें हेल्प लेनी पड़ती है केस लॉज की, जिसमें कोर्ट इंटरप्रिटेशन करके हमें बताता है हर चीज़ों का मतलब। साथ ही साथ जो इम्पोर्टेंट ज्यूरिस्ट हुए हैं मुस्लिम लॉ के लिए, उनके डेफिनेशंस को हमें पढ़ना होता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अब्दुल रहीम की डेफिनेशन की। इन्होंने कहा है कि मुस्लिम मैरिज दोनों ही नेचर को होल्ड करता है, दैट इज़ इट हैज़ द नेचर ऑफ इबादत, जिसको हम डिवोशनल एक्ट भी कहते हैं, एंड ऑल्सो द नेचर ऑफ मिमामलत का मतलब होता है डीलिंग्स अमंग मैन। तो हम कह सकते हैं कि इन्होंने बोला कि हमारे पास एक रिलीजियस प्लस कॉन्ट्रैक्ट वाला नेचर दोनों ही हैं एज पर द डेफिनेशन ऑफ अब्दुल रहीम। अगर हम केस लॉस की हेल्प लें तो सबसे पहला केस लॉ है हमारे पास शोहरत सिंह वर्सेस जाफरी बेगम का, जिसके अकॉर्डिंग निकाह एक रिलीजियस सेरेमनी ही है। तो अगर आपको ये वाला नेचर बताना है रिलीजियस सेरेमनी वाला, तो आप शोहरत सिंह वर्सेस जाफरी बेगम की हेल्प लेंगे। देन अब्दुल कादिर वर्सेस सलीमा, विच इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट केस लॉ इन मुस्लिम लॉ। इसके अकॉर्डिंग मैरिज एक सेक्रेमेंट नहीं है बल्कि एक सिविल कॉन्ट्रैक्ट है, मतलब यहाँ मैरिज का मतलब है निकाह, ठीक है। निकाह एक सेक्रेमेंट नहीं है बल्कि एक सिविल कॉन्ट्रैक्ट है। एंड एज पर द केस ऑफ अनीस बेगम वर्सेस मोहम्मद इस्तफ़ा, ये 1933 का केस है, और इसके अकॉर्डिंग निकाह इज़ एन असेंबलेंस ऑफ बोथ, दैट इज़ सिविल कॉन्ट्रैक्ट एज वेल एज रिलीजियस सेक्रेमेंट। तो इन्होंने एक बहुत ही फ्लेक्सिबल सा व्यू अडॉप्ट करा है अनीस बेगम वर्सेस मोहम्मद इस्तफ़ा के केस में। अब हम समझते हैं कि निकाह के ऑब्जेक्ट्स क्या हैं, मतलब ये किस पर्पस के लिए किया जाता है, ठीक है। तो मुस्लिम लॉ के अकॉर्डिंग निकाह के जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो है सेक्सुअल पैशन को रिस्ट्रेन करना, डोमेस्टिक लाइफ में एंटर करना और डोमेस्टिक लाइफ को एक ऑर्डरली तरीके से लेकर चलना, फैमिली के साइज़ को इंक्रीज़ करना, ठीक है। देन इसमें क्या होता है, एक पर्सन रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है अपनी वाइफ की, अपने चिल्ड्रन की, तो इट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द मेजर ऑब्जेक्ट ऑफ मैरिज। एंड नेक्स्ट एन इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्ट इज अपब्रिंगिंग ऑफ द वर्चुअस चिल्ड्रन, ठीक है। तो ये आपके कुछ ऑब्जेक्ट्स हो जाते हैं मैरिज के। अब अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये आता है कि मुस्लिम लॉ के असेंशियल क्या हैं। यहाँ नेचर नहीं आएगा, थोड़ा सा ये आपका चेंज करना है, नेचर की जगह आपको यहाँ पे आए असेंशियल्स ऑफ मुस्लिम मैरिज, ठीक है। मतलब कौन कौन सी रिक्वायरमेंट हैं जो निकाह के लिए ज़रूरी हैं। सबसे पहली रिक्वायरमेंट है आपकी प्रपोजल, ठीक है, जिसे हम इजाब भी कहते हैं। अभी मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी इनको वन बाय वन। देन एक्सेप्टेंस, जिसे हम कबूल कहते हैं, कंसिडरेशन विच इज़ ऑल्सो नोन एज मेहर, एंड फोर्थ वन इज़ कॉम्पिटेंसी ऑफ द पार्टी। मतलब क्या है कि यहाँ एक पार्टी, जैसे पार्टी ए,
इजाब करेगी, मतलब प्रपोज करेगी फॉर द मैरिज। इसमें ज़रूरी नहीं है कि लड़का ही प्रपोजल देगा, ठीक है, लड़की को। द गर्ल कैन ऑल्सो प्रपोज द बॉय फॉर द निकाह, ठीक है। सेकेंड पार्टी मतलब जो दूसरी पार्टी है उसकी तरफ से आपकी एक्सेप्टेंस होनी चाहिए, कबूलनामा होना चाहिए, ठीक है। और कंसिड्रेशन की अगर हम बात करें यानी कि मेहर की, जो मेहर है आपका वो बिना कंसिड्रेशन मतलब बिना मेहर के शादी वॉइड नहीं होती है। अभी जब हम इसमें मेहर का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे तो मैं आपको डिटेल में वो समझाऊंगी, ठीक है। बिना मेहर के शादी वॉइड नहीं होती है, पर हाँ ऐसा ज़रूरी है कि मेहर मिलता ही मिलता है। अगर स्पेसिफाइड मेहर नहीं है तो आपको वो कस्टमरी डावर मतलब कस्टमरी मेहर ज़रूर मिलेगा। ये हम मेहर के कॉन्सेप्ट में समझेंगे। फिर बात करते हैं कॉम्पिटेंसी ऑफ द पार्टी की। कॉम्पिटेंसी में अगर हम देखें तो आपका कॉम्पिटेंसी में सबसे इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट है वो है ये कि पार्टीज मुस्लिम्स होनी चाहिए। सेकंड, उन्होंने एज ऑफ प्यूबर्टी अटेन कर लिया हो। एज ऑफ प्यूबर्टी जो है मुस्लिम लॉ के अकॉर्डिंग वो है आपकी 15 ईयर्स, ठीक है। मतलब यहाँ पर 18 ईयर्स की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है, क्योंकि जो इंडियन मेजॉरिटी एक्ट है आपका वो मुस्लिम के मैरिज के कॉन्सेप्ट पे अप्लाई नहीं होता है, इसलिए एज ऑफ प्यूबर्टी हैज़ बीन कंसीडर्ड एज द एज ऑफ 15 ईयर्स, राइट। तो पार्टीज मस्ट बी मुस्लिम, both the parties must be Muslim, they must be of sound mind, and also the age is 15 years to get status of married, ठीक है। चलिए, तो ये आपके कुछ एसेंशियल्स हो गए। हम बात करते हैं मुस्लिम मैरिज और हिंदू मैरिज में क्या डिफरेंस है। मुस्लिम मैरिज की अगर हम बात करें तो अभी हमने देखा भी इसका नेचर, तो इट इज़ अ सिविल कॉन्ट्रैक्ट। इसमें डावर की पेमेंट असेंशियल होती है, ठीक है। इसमें एग्जिस्टेंस का मर्जर नहीं होता। इस पॉइंट को मैं आपको समझा देती हूँ। जैसे हमने हिंदू मैरिजेस में देखा है कि व्हेन अ गर्ल गेट्स मैरिड टू अ बॉय मतलब हिंदू बॉय, तो ऑटोमेटिकली जो हिंदू बॉय का स्टेटस है वही सरनेम वही सब कुछ उसको मिल जाता है। तो एक मर्जर हो जाता है गर्ल की एग्जिस्टेंस का टू द बॉयज़ एग्जिस्टेंस, ठीक है। बट यहाँ ऐसा नहीं होता। मतलब अगर यहाँ शिया की एक गर्ल शिया है और बॉय सुन्नी है तो इन दोनों की शादी हुई है, तो इस केस में तो गर्ल आफ्टर मैरिज भी शिया का स्टेटस ही अटेन किए रखती है, कोई मर्जर ऑफ एक्जिस्टेंस नहीं होता, राइट। देन इसमें वाइफ को डाइवोर्स के राइट नहीं है। डिवोर्स के राइट हालांकि दो राइट्स हैं जो एक डेलीगेशन हो जाता है, मैं आपको बताऊंगी, इला और जिहार। वो जब हम तलाक डिस्कस करेंगे तब हम इसको पढ़ेंगे, पर मेजरली अगर हम देखें मुस्लिम लॉ वाइफ को डिवोर्स के राइट नहीं देता है। यहाँ 4 वाइफ्स परमिटेड हैं, जबकि हिंदू लॉ में ऐसा नहीं होता, वहाँ मोनोगैमी है आपकी। हिंदू लॉ में मैरिज को कॉन्ट्रैक्ट नहीं बल्कि सैक्रामेंट कंसीडर किया गया है, और इसमें फीमेल का जो स्टेटस है वो मर्ज हो जाता है हस्बैंड की फैमिली में, ठीक है। और यहाँ पे राइट ऑफ डिवोर्स भी है विमेन को। इवन हम देखते हैं सेक्शन 13 जो है आपका वो विमेन को एक्स्ट्रा ग्राउंड भी देता है डिवोर्स के, ठीक है। तो ये आपका एक डिफरेंस है, मेजर डिफरेंस है। तो यहाँ डिवोर्स के राइट केवल मेल्स को हैं, यहाँ इक्वल हैं। इवन हम कह सकते हैं कि वाइफ के पास कुछ ज़्यादा ग्राउंड्स हैं, राइट। अब हम बात करते हैं, जो मैंने आपको प्रपोजल और एक्सेप्टेंस की बात बोली, तो इसको थोड़ा सा डिटेल में हम समझ लेते हैं। कोई पर्टिकुलर वे नहीं है निकाह में एंटर करने का, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं है कि एक पर्टिकुलर फॉर्म होगा, आपको उसको फिलअप करना पड़ेगा प्रपोजल के लिए, एक्सेप्टेंस के लिए। यू कैन प्रपोज इन एनी मैनर एनी वे, ठीक है। एक्सेप्टेंस जो होगी वो ओरल भी हो सकती है, रिटन भी हो सकती है। निकाह में इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि निकाह 1 मीटिंग में होना चाहिए। मतलब ऑफर और एक्सेप्टेंस जो हो रहे हैं वो सेम टाइम पे होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि आज प्रपोज किया और कल उसकी एक्सेप्टेंस होगी, ठीक है। एक रेसिप्रोसिटी होनी चाहिए। अगर अभी प्रपोजल किया गया है तो आपको उसका जवाब देना होगा। हाँ, कुछ सोचने का टाइम 15-20 मिनट 1 घंटा वो लिया जा सकता है, बट ऐसा नहीं है कि आप नेक्स्ट डे उसको रिप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। पार्टीज कॉम्पिटेंट होनी चाहिए, एज आई जस्ट टोल्ड यू, मुस्लिम होना चाहिए, पार्टीज मेजर होनी चाहिए, साउंड माइंड की होनी चाहिए। नाउ इफ वी डिस्कस द मेजर डिफरेंस बिटवीन सुन्नी एंड शिया, तो सुन्नी में विटनेसेस की रिक्वायरमेंट होती है एट द टाइम ऑफ निकाह। विटनेस कितने चाहिए? 2 मेल या फिर 1 मेल एंड 2 फीमेल। पर शिया में एट द टाइम ऑफ मैरिज हमें विटनेसेस की ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है।
पर शिया में आपको एक और बात भी ध्यान रखनी है, जब डिसोल्यूशन की हम बात करेंगे, निकाह के डिसोल्यूशन की, तो तब शिया में विटनेसेस रिक्वायर्ड होते हैं, वो हम वहाँ पर भी पढ़ेंगे। चलिए अब बात करते हैं कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे सामने ये आ जाता है कि जब भी मुस्लिम मैरिज परफॉर्म करवानी होती है तो क्या काजी की प्रेजेंस वहाँ रिक्वायर्ड होती है? तो एज पर द केस ऑफ काजी मोहम्मद निज़ामुद्दीन हुसैन वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश, काजी की जो प्रेजेंस है वो इम्पॉर्टेंट नहीं होती है फॉर द पर्पस ऑफ परफॉर्मिंग मुस्लिम मैरिजेस, राइट। अब क्वेश्चन एक और आता है कि अगर किसी भी तरह की डिसेबिलिटी है ना, तो क्या उस टाइम पे अगर डिसेबिलिटी होते हुए मैरिज परफॉर्म हो गई तो उसका क्या इफेक्ट होगा, क्या कॉन्सिक्वेंसेज होंगे, और डिसेबिलिटी होती किस किस तरह की है, मतलब क्या क्या टाइप्स होते हैं डिसेबिलिटी के। तो लीगल जो डिसेबिलिटी होती है वो 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है। द फर्स्ट वन इज एब्सोल्यूट इनकैपेसिटी, राइट। नेक्स्ट इज रिलेटिव इनकैपेसिटी, देन प्रोहिबिटरी इनकैपेसिटी एंड डायरेक्टरी इनकैपेसिटी। ये भी एक एक करके हम समझते हैं। एब्सोल्यूट इनकैपेसिटी जो है ये मेनली 3 तरह में हम इसको मतलब ये भी डिवाइड कर सकते हैं, इसको कैटेगराइज कर सकते हैं। फर्स्ट इज ऑन द बेसिस ऑफ कंजेंग्विटी। अच्छा, पहले मैं आपको ये बता दूं कि एब्सोल्यूट इनकैपेसिटी अगर है और फिर मैरिज परफॉर्म कर ली गई है तो उस सिचुएशन में मैरिज का जो इफेक्ट होगा वो वॉइड हो जाएगा, ठीक है, बोथ इन शिया एज वेल एज इन सुन्नी, राइट। अभी जो इनकैपेसिटी है, फर्स्ट इसमें आता है आपका कंजेंग्विटी, दैट इज कुराबत, इसको हम मुस्लिम उर्दू में हम कुराबत कह देते हैं, ठीक है। कंजेंग्विटी का मतलब होता है कि ऐसे रिलेशनशिप जो कि ब्लड से कनेक्टेड हैं, है ना, ब्लड रिलेशनशिप, और ये बार करते हैं एक पर्सन को मैरी करने से। अब आपको पता है कि 3 तरह के होते हैं ये भी, फुल ब्लड, हाफ ब्लड और यूटेरिन ब्लड। इसको आप जब डेफिनेशन क्लॉज समझेंगे तो वहाँ पर लिखा हुआ है कि फुल ब्लड किसे कहते हैं, मतलब जब सेम पेरेंट से बच्चे हुए हैं तो वो आपस में मैरिज नहीं कर सकते। हाफ ब्लड किसे कहते हैं? हाफ ब्लड जब आपका जो फादर हैं वो सेम है पर मदर डिफरेंट है। यूटेरिन ब्लड होता है कि जब मदर सेम है बट फादर डिफरेंट है, ठीक है। तो ये आपके अगर इनसे जो भी बच्चे होते हैं वो आपस में शादी नहीं कर सकते, ये एब्सोल्यूट इनकैपेसिटी है, ठीक है। इसमें आपका एक एफिनिटी वाला पार्ट है, एफिनिटी को हम मुशर्रत कहते हैं, और इसमें ये कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं, आप इसको रीड कर लीजिएगा। इसमें जो रिलेशंस लिखी हुई हैं इसमें भी मैरिज अगर करते हैं तो उसका इफेक्ट जो होगा वो वॉइड होगा, और ये एब्सोल्यूट इनकैपेसिटी के अंदर आता है। जैसे कि हिज वाइफ्स मदर, और मतलब अ पर्सन कैन नॉट मैरी हिज वाइफ्स मदर, ठीक है, यानी कि अपनी जो वाइफ है उसकी मदर से, यानी कि सास से शादी नहीं कर सकता, ठीक है। और ग्रैंड मदर हाउ हाई सो एवर, his wife's daughter or grandfather how low so ever, wife of his father or paternal grandfather how high so ever। तो अब ये कुछ पॉइंट्स आप पढ़ लीजिएगा और इनको आपको मेमोराइज करना होगा, इसमें कुछ समझने का नहीं है। नेक्स्ट हम बात करते हैं फोस्टरेज, ठीक है। फोस्टरेज जो है ये एक्चुअली कहते किसे हैं, पहले ये समझिए। जब भी कोई बच्चा जो कि अंडर 2 years ऑफ एज होता है, ठीक है, और इफ़ दैट child is not suckled by a woman other than if he has been suckled by a woman other than its own mother, मतलब उसको किसी और लेडी ने अगर उसको फीड किया है, ठीक है, तो वो उसकी एक फॉस्टरेज मदर बन जाती है, फॉस्टर मदर बन जाती है, ठीक है, जिसने उसको फीड किया होता है। तो एक वही बच्चा बाद में अपनी फॉस्टर मदर से शादी नहीं कर सकता, उनकी डॉटर से शादी नहीं कर सकता, और फॉस्टर सिस्टर से भी शादी नहीं कर सकता। पर इसके कुछ एक्सेप्शन हैं, ये एक्सेप्शन केवल सुन्नी लॉ में ही अप्लाई होते हैं। शिया में बिल्कुल वॉइड हो जाएगी मैरिज अगर फॉस्टर मदर या उनकी बेटी या सिस्टर से शादी की है, पर सुन्नीज में कुछ एक्सेप्शंस हैं। इन केसेस में मतलब सिस्टर्स फॉस्टर मदर से सुन्नी शादी कर सकते हैं, फॉस्टर सिस्टर्स मदर से भी कर सकते हैं, फॉस्टर सन्स सिस्टर से भी कर सकते हैं, और फॉस्टर्स ब्रदर सिस्टर से भी कर सकते हैं। तो ये आपके शिया और सुन्नी में यहाँ पे डिफरेंस देखने को मिलेगा आपको, जो कि वैसे किसी एब्सोल्यूट इनकैपेसिटी में नहीं है, राइट। नाउ वी विल टॉक अबाउट रिलेटिव डिसेबिलिटी। रिलेटिव डिसेबिलिटी में आपके 5 पॉइंट्स हैं। फर्स्ट है अनलॉफुल कंजंक्शन, सेकंड इज पॉलीगैमी, थर्ड इज एब्सेंस ऑफ प्रॉपर विटनेसेस, देन डिफरेंस ऑफ रिलीजन एंड वुमेन अंडरगोइंग इद्दत। जब हम बात करते हैं अनलॉफुल कंजंक्शन की,
ठीक है। तो अनलॉफुल कंजंक्शन किसे कहते हैं? अनलॉफुल कंजंक्शन इज बेसिकली कि आप अपनी वाइफ की सिस्टर से शादी नहीं कर सकते। वाइफ की सिस्टर, जैसे आपको पता है कि मुस्लिम में 4 मैरिजेस अलाउ हैं, ठीक है। अब अगर आपने एक सिस्टर से शादी कर ली, ठीक है, उसकी दूसरी सिस्टर से आप शादी नहीं कर सकते, ये इस चीज़ पे मना किया गया है, वो रिलेटेड डिसेबिलिटी में आ जाता है, ठीक है। अब ऐसा क्यों किया गया है? क्योंकि ऐसा मान के चला जाता है कि अगर वो एक ये भाई बहन ना होकर बहन बहन ना होकर भाई बहन होते तो भाई बहन की आपस में शादी नहीं हो सकती, इसीलिए यहाँ अनलॉफुल कंजंक्शन का कॉन्सेप्ट भी रखा गया है, ठीक है। और इसका जो इफ़ेक्ट होता है वो होता है इर्रेगुलर। अभी मैं आपको बताऊंगी कि कौन कौन से तरह की इफ़ेक्ट्स होते हैं शिया और सुन्नी में। तो यहाँ जो इफ़ेक्ट देखने को मिलेगा वो आपको इर्रेगुलर होगा, और इर्रेगुलर इन सुन्नी वाइल वॉइड इन शिया, ठीक है, ये आप याद रखिएगा। देन कम्स पॉलीगैमी। अगर पॉलीगैमी में यहाँ पर आफ्टर 4 मैरिजेस, मतलब 4 मैरिजेस तक तो अलाउड है, उसके बाद अगर आप शादी करते हो तो वो भी रिलेटिव डिसेबिलिटी में आ जाएगा, ठीक है। और इसका इफेक्ट क्या होगा कि वो शादी इनवैलिड या इरेगुलर हो जाएगी। जैसे ही इरेगुलरिटी रिमूव हो जाती है तो आपका इसका इफेक्ट क्या हो जाता है, फिर वैलिड हो जाता है। मतलब जब तक वो इरेगुलरिटी सस्टेन करेगी तब तक इफेक्ट आपका इनवैलिड का रहेगा, जैसे ही वो हटा दी जाएगी इफेक्ट विल बी वैलिड। नाउ कमिंग ऑन द थर्ड पॉइंट, इट सेज द एब्सेंस ऑफ प्रॉपर विटनेसेस। आई जस्ट टोल्ड यू that while performing marriages in Sunni we require the presence of 2 witnesses, ठीक है। 2 मेल्स भी हो सकते हैं और 1 मेल और 2 फीमेल भी हो सकती हैं, ठीक है। तो अगर वो एब्सेंट हैं तो उस सिचुएशन में भी मतलब मैरिज जो होगी वो इरेगुलर हो जाएगी इन सुन्नी। और शिया में तो क्योंकि चाहिए नहीं होती है आपको विटनेसेस, तो वहाँ पर इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, शिया में मैरिज वैलिड ही रहेगी, ठीक है। नेक्स्ट कम्स द डिफरेंस ऑफ रिलीजन। डिफरेंस ऑफ रिलीजन की जब हम बात करते हैं, इसमें थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है आपका कि अगर एक सुन्नी मेल मैरी करता है मुस्लिम फीमेल से या किताबिया मेल से, ठीक है, तो मैरिज आपकी जो होगी, मतलब सुन्नी मेल जो है वो मुस्लिम फीमेल से ही शादी कर सकता है, ऐसा कॉन्सेप्ट है। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं कि क्या किताबिया विमेन से, किताबिया विमेन कौन होते हैं? किताबिया विमेन बेसिकली वो विमेन होते हैं जो किसी डिवाइन बुक पर बिलीव करती हैं, ठीक है। डिवाइन बुक जैसे अब क्रिश्चियन में हम देखते हैं कि हमारे पास बाइबल है, और आपका जुडाइज़म का जो रिलीजन है वो भी किताब को फॉलो करते हैं, है ना। तो किताबिया विमेन से अगर हम शादी करते हैं तो वो तो वैलिड होती है, पर अगर एक आइडल्ट्रेस विमेन से शादी की जाती है तो वो आइडल्ट्रेस विमेन या फिर जो फायर वर्शिपर होते हैं उनसे मैरिज जो होगी वो इरेगुलर मानी जाएगी, और शिया में वो वॉइड मानी जाएगी, ठीक है। और शिया में तो यहाँ तक कि आपका जो कॉन्सेप्ट है कि नॉन मुस्लिम से अगर आप शादी करते हो तो आपका वो मैरिज जो होती है वो वॉइड हो जाती है। शिया कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते नॉन मुस्लिम से शादी, ठीक है। शिया मुता मैरिज का कॉन्सेप्ट को रिकॉग्नाइज करते हैं, वो हम बाद में पढ़ेंगे। और अगर हम बात करें विमेन अंडरगोइंग इद्दत की, इद्दत एक ऐसा टाइम पीरियड है जो डाइवोर्स के बाद या डेथ के बाद आपको ऑब्जर्व करना पड़ता है, विमेन को ऑब्जर्व करना पड़ता है, मेल की डेथ के बाद या फिर डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज के बाद, ठीक है। तो इसमें अगर इद्दत अंडरगो कर रही है विमेन और उस दौरान उससे कोई दूसरा मेल शादी कर लेता है तो उसका इफेक्ट क्या होता है, वो भी एक रिलेटिव डिसेबिलिटी में ही आता है। उसको हम जब इद्दत डिस्कस करेंगे तो डिटेल में डिस्कस करेंगे, राइट। नाउ हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे आपका बाकी की डिसेबिलिटीज़ को। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ डू प्रेस द लाइक बटन एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। दैट्स इट फॉर टुडे। We will be discussing the lecture further. Also, don't forget to join our Telegram channel. The link is given below. So that's it for today. Bye bye. Take care.